जीएस पेपर 3 का आप सिलेबस देखेंगे तो जीएस पेपर 3 में आपके सिलेबस में मिल जाएगा कि इश्यूज़ ऑफ आईपीआर इन इंडिया, क्या क्या इशू हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के भारत में। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भी है और क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जाते हैं। जीएस पेपर 3 में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी बौद्धिक संपदा के बारे में पढ़ेंगे। तो स्वागत है आपका इंश्योर सिविल सर्विसेज पर। मेरा नाम है सौरभ यादव। तो आज हम लोग ये पढ़ेंगे जीएस पेपर 3 के अंतर्गत आपको 5 लेक्चर दिए जा चुके हैं और पांचों लेक्चर इंश्योर सिविल सर्विसेज के वीडियोस में पड़े हुए हैं। जल्द ही बना दिया जाएगा प्लेलिस्ट। ओके, चलिए शुरू करते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बौद्धिक संपदा। प्रॉपर्टी दो प्रकार की होती है। एक है फिजिकल। फिजिकल का मतलब कि आपके पास घर है, आपके पास ज़मीन है, ठीक है, और आपके पास जेवर है, आपके पास पैसा है, तो उसकी आप लोग सिक्योरिटी करते हो ना, तो उसकी सिक्योरिटी आप करते हैं, आप घर पे अपने ताला लगा के आते हैं। उसी प्रकार से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उसको भी सिक्योर करने की आवश्यकता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की डिफिनीसन अभी हम देखेंगे कि आखिर डिफिनीसन क्या है इसकी। तो इंटेलेक्चुअल मतलब कि बौद्धिक, बुद्धि, अपने दिमाग से सोची हुई कुछ ऐसी चीज़ आपने बना दी, कुछ ऐसा इन्वेंशंस कर दिया, आपने अपने दिमाग का प्रयोग करके कुछ ऐसी किताबें लिख दी, कुछ ऐसा मतलब बहुत इन्वेंशन कर दिया, इस प्रकार की खोज कर दी, यही सब तो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपकी है। तो इसके लिए बहुत से भारत में कानून भी हैं, तो वो सब कुछ हम लोग देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिफर्स टू क्रिएशन ऑफ माइंड सच एज inventions, literary and artistic works, designs and symbols, names and images used in कॉमर्स। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के अनुसार बौद्धिक संपदा दिमाग के निर्माण को संदर्भित करती है, जैसे कि आविष्कार, साहित्यिक और कलात्मक कार्य, डिजाइन और वाणिज्य में उपयोग किए जाने वाले प्रतीक, नाम और चित्र। ओके, वीपो के बारे में आप लोग कमेंट करिएगा कि वीपो कब बना है, क्या है, कम से कम 4-5 लाइन तो लिख के कमेंट करिएगा, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो वीपो के अनुसार इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिफर्स टू क्रिएशन ऑफ माइंड सच एज इन्वेंशंस, लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स, डिजाइंस एंड सिंबल्स, नेम्स एंड इमेजेस यूज्ड इन कॉमर्स। ओके, और आईपी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो कानून के द्वारा संरक्षित है। उदाहरण के लिए पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, जीआई टैग, डिज़ाइन जो लोगों या समुदाय को उनके आविष्कार या निर्माण से मान्यता या वित्तीय लाभ अर्जित करने में सक्षम बनाता है। नवोन्मेषों, इन्वेशंस के हितों और व्यापक जनहित के बीच सही संतुलन बनाकर आईपी प्रणाली का उद्देश्य एक ऐसे वातावरण को बढ़ावा देना है जिसमें रचनात्मक और नवाचार पनप सके। ओके, ठीक है। तो IP is protected by law, for example patents, trademarks, copyright, GI, geographical indication, design, which enable people or community to learn recognition of financial benefit from what they invent or create. By striking the right balance between the interests of innovators and wider public interests, the IP system aims to foster an innovation in which creativity and innovation can फ्लरिश। ओके, तो ये है डेफिनेशन। अगर आईपी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो इस प्रकार की डेफिनेशन आपको लिखनी पड़ेगी। ओके, वीपो के बारे में ज़रूर आप लोग कमेंट करिएगा। आपके सिलेबस में है इश्यूज़ के बारे में, तो इश्यूज़ को हम लोग देखेंगे। पहले कुछ और चीज़ें जान लेते हैं। बौद्धिक संपदा के महत्व को पहली बार पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी 1883, पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी 1883 एंड बर्न कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी आर्टिस्टिक वर्क 1886, बोथ ट्रीटीज आर एडमिनिस्टर्ड बाय द वीपो। ठीक है, तो पहली बार रिकॉग्नाइज किया गया किससे? पेरिस कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी 1883 एंड बर्न कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी आर्टिस्टिक वर्क 1886। ओके, तो इसमें बौद्धिक संपदा में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। जैसा हमने बताया कि इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो दो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टू कैटेगरीज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हैं। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी की बात करेंगे, दूसरी कॉपीराइट, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स,
इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन और जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जीआई टैग के बारे में अक्सर आप लोग सुनते हैं, जीआई टैग अक्सर सुनेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश में बहुत से जीआई टैग दिए गए हैं। एक है वहाँ का पश्चिम बंगाल का रसोगोल्ला, रसोगोल्ला ऐसे बोलते हैं, है रसगुल्ला, उत्तर प्रदेश में बोले रसगुल्ला, वहाँ का रसोगुल्ला है। और उत्तर प्रदेश में बहुत से जीआई टैग दिए गए हैं। और कॉपीराइट की बात करें तो लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स जैसे कि बुक्स, म्यूज़िक, प्लेज, आर्ट वर्क, ये सब कॉपीराइट के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए एक एक चीज़ को देखते हैं कि आखिर है क्या। पेटेंट क्या है? पेटेंट दो तरह के होते हैं, यूटिलिटी पेटेंट और डिज़ाइन पेटेंट। यूटिलिटी पेटेंट क्या है? इट प्रोटेक्ट्स अ प्रोसेस, मैन्युफैक्चर, कंपोजिशन ऑफ मैटर एंड अ यूजफुल मशीन। और डिज़ाइन पेटेंट क्या है? इट प्रोटेक्ट्स द शेप, अपीयरेंस, पैटर्न, डिज़ाइन, लेआउट एंड लुक्स ऑफ अ प्रोडक्ट। ओके। और पेटेंट जो होता है उसका कुछ टाइम लिमिट होती है कि इतने समय के लिए आपको पेटेंट। और वहीं हम दूसरी चीज़ कहते हैं कि ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट की अगर हम बात करें तो इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं होती है। जैसे अ ट्रेड सीक्रेट इज एन वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दैट इज़ नॉट पब्लिकली नोन, अ वेल गार्डेड सीक्रेट। एग्जाम्पल, इंग्रेडिएंट्स यूज्ड इन देयर फूड प्रोडक्ट्स, बिजनेस मेथड्स, कस्टमर डेटा। जैसे कोका कोला ने अभी तक अपना वो नहीं बताया कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जाते हैं। ओके। कोका कोला हो गया, ड्यू हो गया, माउंटेन ड्यू, और भी बहुत से ऐसी चीज़ें हैं, सिर्फ यही मत याद रखिए। ट्रेडमार्क की बात करें, अ ट्रेडमार्क ऑफर्स लीगल प्रोटेक्शन फॉर लोगो, डिज़ाइन, सिंबल, phrase, word marks are combination of those that represent a source of a goods or services। तो ये ट्रेडमार्क है। कॉपीराइट हमने बता दिया, लिटरेचर, ड्राइंग, पेंटिंग, सॉन्ग्स, म्यूजिक्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, फिल्म्स, फोटोज़, वेब कंटेंट। ओके। तो ये सब कॉपीराइट के अंतर्गत आते हैं। ओके, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि भारत में आखिर आईपीआर की ज़रूरत क्या है। आईपीआर की ज़रूरत क्या है? जैसे आपने कुछ इन्वेंशंस किया, तो अगर आपका इन्वेंशंस जो है वो मतलब आपने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत के बाद आपने कुछ ऐसा इन्वेंट किया, कुछ ऐसा लोगो डिज़ाइन किया, कुछ ऐसी बुक लिखा आपने, और आपने अपना पेटेंट कॉपीराइट के उसमें अगर आपने नहीं करवाया, तो क्या होगा कि आपकी मेहनत कोई और, आपकी मेहनत का फ़ायदा कोई और उठा सकता है। ठीक है। तो इसीलिए ज़रूरत क्या है कि इनकरेज इनोवेशन को इनकरेज करेगा, नवाचार को प्रोत्साहित करेगा। अगर आईपीआर, आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन है तो इस क्या करेगा? नवाचार को प्रोत्साहित करेगा। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो रिसर्च करते हैं, रिसर्च करने में बहुत समय लगता है, और बहुत समय लगता है तो उनके जो उतना समय लगा है, इतनी मेहनत लगी है, पैसा लगा है, तो उसके बदले में उन्हें तो कुछ मिलना चाहिए ना। ठीक है। तो इसलिए नवाचार को प्रोत्साहित करेगा। अगर आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? इनोवेशन को उतना इंकरेजमेंट नहीं मिल पाएगा। ओके। इकोनॉमिक ग्रोथ, बौद्धिक संपदा का प्रचार और संरक्षण आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है, नए रोजगार और उद्योग पैदा करता है, और जीवन की गुणवत्ता और आनंद को बढ़ाता है। ठीक है। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार नहीं होता तो क्या होता? आपकी लाइफ जो है कि जैसे कि लाइफ बेटर नहीं हो पाती। जैसे आज की डेट में हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं और आप अपने फ़ोन में देख रहे हैं, लैपटॉप में देख रहे हैं, ये सब क्या होगा? आपके जीवन की गुणवत्ता को और बढ़ा रहे हैं, है ना, और आपको आनंदित भी कर रहे हैं। आप बैठे बैठे न्यूज़ देख सकते हो, आप लेट के मूवी देख सकते हो, आप गाने सुन सकते हो। ये सब क्या इनोवेशन के द्वारा ही हुआ है, जिसकी वजह से आर्थिक विकास भी हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रही है। सेफगार्ड, रचनाकारों के अधिकारों की रक्षा करना भी इसीलिए ज़रूरी है कि आईपी हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन हो। आईपीआर की आवश्यकता निर्माताओं और उनके बौद्धिक वस्तुओं और सेवाओं के अन्य उत्पादकों को विनिर्मित वस्तुओं के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए निश्चित समय सीमित अधिकार प्रदान करके सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है। यह नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देता है और व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करता है। यह एफडीआई, प्रत्यक्ष विदेशी
it promotes innovation, equity, and ensure ease of doing business. It facilitates the transfer of technology in the form of foreign direct investment, joint venture and licensing. ओके, तो ज़रूरत क्या है? तो ज़रूरत यही सब है, नवाचार को प्रोत्साहित करना, आर्थिक विकास के लिए, रचनाकारों की रक्षा के लिए और व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करना, नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देना, वही बात हो गई. एफ टी आई इट फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जॉइंट वेंचर एंड लाइसेंसिंग. इसलिए ज़रूरत है. और भारत और आईपीआर की बात करेंगे तो सबसे पहले देखते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भारत में गवर्न कैसे होती है. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन इंडिया इज़ गवर्न बाय द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिज़ाइंस एंड ट्रेडमार्क्स. किसके द्वारा? कंट्रोलर जनरल, ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिज़ाइंस, ट्रेडमार्क्स. ओके, लोकेटेड इन मुंबई. किसके द्वारा? ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिज़ाइंस, ट्रेडमार्क्स. याद रखिएगा, CGPDTM, ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिज़ाइंस एंड ट्रेडमार्क्स, जो मुंबई में लोकेटेड है. इट कम्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड. किसके अंडर में आता है? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, अ डिपार्टमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में एक डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, और उसके अंदर में एक ऑफिस है, ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क्स. ओके, भारत में क्या क्या लेजिस्लेशंस आईपीआर से रिलेटेड क्या क्या लेजिस्लेशन है तो उसको देखते हैं. तो कॉपीराइट एक्ट 1957 है, पेटेंट्स एक्ट 1970 है, डिज़ाइन एक्ट 2000 है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 है, ट्रेडमार्क्स एक्ट है 1999. तो अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो इन सबको आपको लिखना पड़ेगा. ठीक है, कॉपीराइट एक्ट 1957, पेटेंट्स एक्ट 1970, डिज़ाइन एक्ट 2000, जीआई टैग का जीआई जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 एंड ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999. तो ये लिखना बहुत ही ज़रूरी हो जाएगा. तो भारत में इस प्रकार के लेजिस्लेशन है. ओके, अब हम देखते हैं कि इशूज़ क्या हैं भारत में. इशूज़ इन इंडियाज़ आईपीआर रिजीम. इशूज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है, यही आपके सिलेबस में सबसे मेन जो मुख्य रूप से इन्फोर्समेंट ऑफ कॉपीराइट एक्ट इज़ वीक, बहुत वीक है, एंड पायरेसी ऑफ कॉपीराइटेड मटेरियल्स इज़ वाइड स्प्रेड. है ना, मार्केट में चले जाइए, प्यूमा कंपनी का शूज़ मिल जाएगा 200 रुपये में, है ना, और वैसे उस कंपनी का शूज़ अगर उसके शोरूम से ख़रीदेंगे तो आपको मिलेगा 3000 के करीब. ओके, नाइकी का मिल जाएगा. ठीक है, नाइकी में एडिडास का मिल जाएगा, यहाँ तक कि एप्पल का आईफोन जो है, ठीक है, एकदम पायरेटेड, एकदम उसी प्रकार से सेम टू सेम मिल जाएगा आपको. आप दिल्ली में चले जाइए, गफ्फार मार्केट है, दिल्ली में गफ्फार मार्केट है, शायद गफ्फार ही है, गफ्फार मार्केट में चले जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, आईफोन भी मिल जाएगा. तो मतलब सेम टू सेम होते हैं. इन्फोर्समेंट ऑफ कॉपीराइट एक्ट जो भारत में है बहुत वीक है. ओके, कैसे है वो आपने देख लिया. डेटा एक्सक्लूसिविटी, डेटा विशेषता. विदेशी निवेशकों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आरोप है कि भारतीय कानून दवा या कृषि रासायनिक उत्पादों के बाजार अनुमोदन के लिए आवेदन के दौरान सरकार को प्रस्तुत किए गए परीक्षण डेटा या अन्य डेटा के अनुचित व्यावसायिक उपयोग से रक्षा नहीं करता है. इसके लिए वे डेटा एक्सक्लूसिविटी कानून की मांग करते हैं. ठीक है, तो फॉरेन इन्वेस्टर एमएनसीज एलीज दैट इंडियन लॉज डज नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनफेयर कॉमर्शियल यूज ऑफ टेस्ट डेटा और अदर डेटा सबमिटेड टू द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द एप्लीकेशन फॉर मार्केट अप्रूवल ऑफ फार्मास्यूटिकल और एग्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स. फॉर दिस दे डिमांड अ डेटा एक्सक्लूसिव लॉ. ओके, बौद्धिक संपदा अधिकारों के कथित उल्लंघन के लिए भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि USTR के प्राथमिकता निगरानी सूची में बना हुआ है. किसमें बना हुआ है कि USTR यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के प्रायोरिटी लिस्ट, वॉच लिस्ट में बना हुआ है. क्यों? संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि द्वारा जारी नवीनतम विशेष 301 रिपोर्ट में अमेरिका ने आईपी के संरक्षण और प्रवर्तन के संबंध में भारत को दुनिया की सबसे चुनौतीपूर्ण प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में एक करार दिया है. ओके,
और तीसरी चीज़ है कि अनिवार्य लाइसेंस जारी करना, इशू ऑफ कंपल्सरी लाइसेंसिंग, भारत में ये भी इशू है कि कंपल्सरी लाइसेंसिंग का, ठीक है। CL कंपल्सरी लाइसेंसिंग इज अ प्रॉब्लमेटिक फॉर फॉरेन इन्वेस्टर हु ब्रिंग टेक्नोलॉजी एज दे आर कंसर्न्ड अबाउट द मिसयूज ऑफ कंपल्सरी लाइसेंसिंग टू रेप्लिकेट देयर प्रोडक्ट्स। इट हैज़ बीन इम्पैक्टिंग इंडिया EU FTA नेगोशिएशंस। क्या है? अनिवार्य लाइसेंस जारी करने का इशू CL प्रौद्योगिकी लाने वाले विदेशी निवेशकों के लिए समयाग्रस्त है, क्योंकि ये अपने उत्पादों को दोहराने के लिए, मतलब उसका कॉपी के लिए CL के दुरुपयोग के बारे में चिंतित हैं। यह भारत यूरोपीय संघ FTA वार्ता को प्रभावित कर रहा है, प्री ट्रेड एग्रीमेंट को प्रभावित कर रहा है। CL पेटेंट स्वामी की सहमति के बिना पेटेंट किए गए आविष्कार का उपयोग करने, निर्माण करने, आयात करना या बेचने के लिए संस्थाओं को सरकार द्वारा अनुमति का अनुदान है। भारत में पेटेंट अधिनियम CL से संबंधित है। ओके, तो ये है भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 एक ज्ञात पदार्थ के रूप में। यहाँ देखते हैं सेक्शन 3 ऑफ इंडियन पेटेंट्स एक्ट 1970 डज नॉट अलाउ पेटेंट टू बी ग्रांटेड टू इन्वेंशन इन्वॉल्विंग न्यू फॉर्म्स ऑफ अ नोन सब्सटेंस अनलेस इट डिफर significantly in properties with regard to efficiency. This means that Indian Patent Act does not allow evergreening of पेटेंट्स। एवरग्रीन का मतलब क्या है कि पेटेंट को सदाबहार बनाने की अनुमति नहीं देते हैं, लिमिट रखते हैं कि इतने दिन तक आपका पेटेंट मान्य रहेगा। ओके, तो ये कुछ इश्यूज हैं। ओके, दूसरी चीज़ और भी चीज़ें हैं कि अवेयर नहीं है भारतीयों के लिए। अगर बात की जाए तो भारतीय अवेयर भी नहीं है, अपना पेटेंट कराने के लिए भी अवेयर नहीं है। भारत के लोग अगर कुछ इन्वेंशंस करते हैं तो वो अपने क्या पेटेंट कराने के लिए, कॉपीराइट में रजिस्टर करवाने के लिए अवेयर भी नहीं है। इसलिए क्या हो जाता है कि इसकी वजह से उनका जो भी इन्वेंशंस होता है MNCs कंपनीज वगैरह उसको ले लेती हैं। ओके, और उसका यूज करती हैं। एक बार इसका इशू आया था, जैसे कि GI टैग की अगर हम बात करें, भारत का बासमती राइस का 1997 में USA की एक कंपनी थी, उसने बासमती राइस का पेटेंट ले लिया, बासमती राइस का। फिर भारत ने 2000 में इस पर अपनी आपत्ति जताई और फिर भारत को ये पेटेंट वापस दिया गया कि मतलब ये पेटेंट भारत का है। ठीक है, GI टैग फिर भारत को दिया गया, किसके लिए? बासमती राइस के लिए। बासमती राइस आप लोग जानते ही होंगे, और आप लोग कमेंट करिएगा कि बासमती राइस का पेटेंट 1997 में कौन सी कंपनी ने वो करवाया था, पेटेंट करवाया था। ओके, ठीक है, तो ये कुछ इश्यूज़ हैं और इन इश्यूज़ को सही करने के लिए भारत क्या कर सकता है, आगे का रास्ता क्या है कि स्कूलों में नवाचार के माहौल को बढ़ावा देना, शैक्षणिक पाठ्यक्रम को फिर से शुरू करने की ज़रूरत है कि नवाचार को बढ़ावा मिले। IPR से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए एक उचित समाधान तंत्र की ज़रूरत है। भारत एक मजबूत IPR प्रणाली के परिवर्तनकारी लाभों का पूर्ण लाभ लेने में तब तक असमर्थ होगा जब तक कि वह अपने IP कानूनों और विनियमों में अंतराल को दूर नहीं करता। भारत के प्रमुख कार्यक्रमों मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता बेहतर IPR सुरक्षा उपायों के साथ नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने पर निर्भर करती है। IPR के निर्माण, संरक्षण और प्रवर्तन के बारे में अधिक जागरूकता की आवश्यकता है ताकि भारतीय उद्योग को न केवल नवाचार करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके बल्कि उनके नवाचारों की रक्षा और लागू किया जा सके। ओके, ठीक है, और भारत ने किया भी क्या है, भारत में IP एक एक्ट भी आया, नया अपडेट किया गया, उसको हम देखते हैं। उसको यहाँ पर है नेशनल IPR पॉलिसी जो 2000। हाँ, इंडिया और IPR की बात करें, भारत और IPR की, तो भारत WTO, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ WTO के किसके, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ट्रिप्स का भी मेंबर है ना, कि IPR को हम लोग बेहतर करेंगे भारत में। इंडिया इज आल्सो ए मेंबर ऑफ WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, अ बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोशन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। ओके, WIPO का भी भारत क्या है, मेंबर है। ओके, इंडिया इज आल्सो ए मेंबर ऑफ फॉलोइंग इंपॉर्टेंट WIPO एडमिनिस्टर्ड इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड कन्वेंशन रिलेटिंग टू IPRs।
ओके, आईपीओ हम बोल रहे हैं क्या, आईपीआर है, आईपीओ शायद हम कई बार बोले हैं, तो आईपीआर है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का भारत किसका मेंबर है, डब्ल्यूटीओ के ट्रिप्स का भी मेंबर है, इसके वीपो का भी मेंबर है, और वीपो से संबंधित कुछ इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड कन्वेंशंस हैं उसमें भी भारत उसका मेंबर है। ओके, ठीक है। और भारत ने 2016 में राष्ट्रीय आईपीआर नीति, नेशनल आईपीआर पॉलिसी भी भारत ने लाया। उसका मेन आह्वान था, मेन ध्येय वाक्य था, क्रिएटिव इंडिया, इनोवेटिव इंडिया। ओके, और ये क्यों लाया गया, ये क्यों लाया गया, क्या ज़रूरत थी उसको लाने की, उसका उद्देश्य क्या था कि इसकी जागरूकता बढ़ाई जाए, आईपीआर की जागरूकता बढ़ाई जाए, आईपीआर का सृजन किया जाए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का सृजन किया जाए, लीगल एंड लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क को और स्ट्रॉन्ग किया जाए, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट को और बेहतर किया जाए, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ आईपीआर मतलब गेट वैल्यू फॉर आईपीआर थ्रू कॉमर्शियलाइजेशन किया जाए, इन्फोर्समेंट एंड एजुकेशन, प्रवर्तन और न्याय निर्णयन, आईपीआर उल्लंघनों का मुकाबला करने के लिए प्रवर्तन और न्याय निर्णयन तंत्र को मजबूत किया जाए, और ह्यूमन कैपिटल डेवलप किया जाए टू स्ट्रेंथन एंड एक्सपैंड ह्यूमन रिसोर्सेज। इसीलिए भारत में नीति आयोग के द्वारा क्या लाया जाता है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। नीति आयोग और किसके साथ मिलकर इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जारी किया जाता है, और टॉप 3 स्टेट भारत के कौन से हैं इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में, इसके बारे में आप लोग कमेंट करिएगा। हमें नहीं लगता कि यहाँ पर आपको और कोई दिक्कत होगी इस पूरी टॉपिक में, यहाँ पर और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। आपने एक्ट्स भी देख लिया, आखिर आईपीआर है क्या, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या ज़रूरत है, क्यों हमें इस प्रकार के लेजिस्लेशंस की ज़रूरत थी, तो आईपीआर है क्या आपने देख लिया, और आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कितने प्रकार के हैं, इश्यूज़ क्या हैं भारत में कौन कौन से लेजिस्लेशन हैं आईपीआर से रिलेटेड। तो इतनी चीज़ें आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।